Hello everyone, I am Lalita and you are most welcome beta. I hope you all are fine. Beta, today we are going to discuss about our chapter minerals and energy resources, and our main topic will be non-ferrous minerals and non-metallic minerals of course, and the killing industries, how industries hazardous for us. ये टॉपिक्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हमने मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया, फेरस मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया. दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, सो कीप वॉचिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट नॉन फेरस मिनरल्स एंड देन आई विल टेल यू अबाउट नॉन मेटालिक मिनरल्स. ओके, नॉन फेरस मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल आते हैं बेटा? मैंने आपको बताया था कि जिन मिनरल्स में आयरन कंटेंट नहीं होता, फेरस जिनमें आयरन कंटेंट होता है, नॉन फेरस जिनमें आयरन कंटेंट नहीं होता. और इंडिया में देखो जो नॉन फेरस मिनरल्स है वो बहुत ही लिमिटेड है, वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमारे इंडिया में, उसकी सेटिस्फैक्ट्री क्वांटिटी नहीं है. और इसमें कौन कौन से एग्जांपल है? जैसे कॉपर है, लीड है, टीन है, जिंक है, बॉक्साइट है. ये एग्जांपल्स हैं, एग्जाम में पूछे जाए, कोई भी दो याद रखना. हम आज डिस्कस करेंगे कॉपर और बॉक्साइट, जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. देखिए बेटा, ये दोनों ही, चाहे बॉक्साइट हो या कॉपर हो, सबसे मेन चीज इस पे क्या एग्जाम में पूछा जाता है, इनके यूजेस एग्जाम में पूछे जाते हैं. और एक क्वेश्चन ये भी आता है, कॉपर का पर्टिकुलरली यूज एग्जाम में पूछा जाता है, जबकि बॉक्साइट का जो क्वेश्चन आता है कि विच मेटल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बॉक्साइट. ओके, सो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इनके एरियाज कहाँ पे इनका डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं मिनरल्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू टॉक अबाउट कॉपर एक एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखने वाला है, क्योंकि आपने देखा होगा ज्यादातर जो वायर्स होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स होती है, वो कॉपर की होती है. क्योंकि कॉपर की जो क्वांटिटी है वो इंडिया में कम है, इसलिए हम एल्यूमिनियम वायर्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बेटा जो क्वालिटी है वो कॉपर की क्वालिटी ज्यादा बेटर है, और आपने देखा होगा मार्केट में ये कॉस्टली भी होता है बजाय एल्यूमिनियम के. ओके, सो इसका ये मैलिएबल है और डक्टाइल है. साइंस में भी आपने पढ़ा होगा, मैलिएबल होता है कि किसी अगर उसको आप बीटन करेंगे तो इसको पतली से पतली थीन लेयर में उसको बीटन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है. ओके, और डक्टाइल मीन्स इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसको जो इसकी वायर होती है उसको स्ट्रेच करके लंबा बनाया जा सकता है, पतला बनाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट इसका मैंने जैसे बताया इसकी डेफिशिएंसी है. इसका जो रीजन है वो कौन कौन से हैं? तो खेतरी, राजस्थान में खेतरी रीजन ही पाया जाता है. बालाघाट माइन मोस्ट पॉपुलर माइन है मिनरल के लिए, बालाघाट माइन. तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि बालाघाट माइन में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो आपको बताना है कॉपर मिनरल. और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में है, वहां भी कॉपर पाया जाता है. ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट बॉक्साइट का बेटा और कॉपर जैसे ज्यादातर, जैसे मैंने आपको बताया था, राजस्थान में इसका प्रोडक्शन होता है ज्यादा. नेक्स्ट बॉक्साइट की हम बात करें तो बॉक्साइट ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है इसकी, और साथ में इसका जो बॉक्साइट इंडिया का नंबर 1 है प्रोडक्ट, जो बॉक्साइट प्रोडक्शन है उसमें इंडिया नंबर 1 पे आता है. और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है. ये किस तरह से बनता है बेटा, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो इसको देखो, जैसे मैंने आपको बताया था शायद पिछले वीडियोस में भी कि जो प्लेट्यू रीजन होता है उसमें मिनरल्स बहुत ज्यादा पाए जाता है. स्पेशली हम अगर अमरकंटक प्लेट्यू की बात करते हैं तो प्लेट्यू रीजन में क्या होता है कि डिपोजिशन की वजह से, जैसे मैंने आपको जब मोड ऑफ अकरेंसेस वाले में भी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि डिपोजिशन जब यानी कि प्लेट्यू रीजन में ये मिनरल्स होते हैं और वेदर की वजह से या किसी वजह से जो अपर लेयर है, सोयल है, वो बह जाती है, लेकिन मिनरल्स वही रह जाते हैं. ठीक है, तो वहां से उनको कलेक्ट कर लिया जाता है और ये क्ले लाइक फॉर्म में होते हैं. जो बॉक्साइट होता है वो क्ले लाइक होता है, क्ले की तरह होता है. उससे एल्यूमिना को अलग किया जाता है. एल्यूमिना होता है और उसको अलग करके उससे एल्यूमिनियम बनाया जाता है. ओके, तो कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है, कौन सी मेटल ऑब्टेन की जाती है बॉक्साइट से? एल्यूमिनियम. और एल्यूमिनियम ऑब्टेन होता है, क्ले लाइक फॉर्मेशन होता है. और ये जो एल्यूमिनियम है बेटा अपनी स्ट्रेंथ के लिए और इसका जो लाइटनेस है, जो इसका वेट है वो कम होता है. आपके घर में भी एल्यूमिनियम के अगर बर्तन होंगे तो उसको कंपेयर करना स्टील के बर्तन से, तो स्टील के यूटेंसिल्स की बजाय एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं, वो लाइट वेट होते हैं, तो लोग इसको इसलिए भी ज्यादा प्रेफर करते हैं. और इलेक्ट्रिक और इसका जो यूज होता है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूटेंसिल्स में इस्तेमाल होता है.
और इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन इसकी जो वायर होती है वो मेल्ट होने लग जाती है बहुत जल्दी, जबकि कॉपर की वायर लॉन्ग टाइम चलती है। ओके, बट क्योंकि कॉपर की डेफिशिएंसी है तो हम उसका अल्टरनेट एल्यूमिनियम वायर्स को इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अगर हम रीजन्स की बात करें तो अमरकंटक प्लेट्यू है, मैकाल हिल्स है, बिलासपुर काटनी, ये सारे प्लेट्यू रीजन है। और सबसे लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है दैट इज ओडिशा, अबाउट 34% जो बॉक्साइट ओडिशा में मिलता है। और ओडिशा में पंच पटमाली डिपॉजिट्स हैं कोरापुट में, वहां से इसको कलेक्ट किया जाता है। सो आई होप ये नॉन फेरस मिनरल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल्स की। देखिए नॉन मेटालिक मिनरल्स में स्पेशली माइका और लाइमस्टोन के बारे में आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। माइका से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विच मिनरल कैन बी स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, ओके, एंड व्हाट आर देयर यूजेस। 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो आपको अगर पहला पार्ट नहीं पता तो दूसरा तो डेफिनेटली नहीं बता पाओगे। तो माइका ही वो है जिसको थिन से थिन लेयर में स्प्लिट किया जाता है, क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो ही डिपोजिशन से होती है, लेयर से होती है। ओके, और लाइमस्टोन जो कि सीमेंट इंडस्ट्री का भी एक रॉ मटेरियल है, सीमेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। सो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ओके, एक बेटा इसका एग्जांपल मैं आपको बताना भूल गई, आपकी बुक में दिया हुआ है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल जो है जो नेपोलियन थर्ड था, नेपोलियन थर्ड के टाइम में एक्चुअल में एल्यूमिनियम को फाइंड आउट किया गया था। एल्यूमिनियम एक न्यू मेटल सामने आई थी। तो किंग क्या करता था कि जो बहुत रेस्पेक्टेड पीपल होते थे उनको एल्यूमिनियम के जो यूटेंसिल्स होते थे उनमें वो खाना खिलाता था, और जो दूसरे जो लेस रिस्पेक्टेड होते थे उनको गोल्ड के बर्तनों में, सिल्वर के बर्तनों में खाना खिलाता था। जबकि जो बहुत रिस्पेक्टेड पीपल होते थे, जिनको वो बहुत रिस्पेक्ट देना चाहते थे, उनको एल्यूमिनियम के बर्तनों में ही परोसा जाता था। और वो अपनी शर्ट के बटन पे भी शर्ट बटन भी एल्यूमिनियम बटन यूज करता था। तो अपने आप को बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था अपने आप में। लेकिन कुछ टाइम के बाद देखा गया कि रोड साइड में एक जो बेगर होता है, भिखारी होता है, वो अपने हाथ में वही एल्यूमिनियम का बाउल लेके भीख मांग रहा होता है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ओके, सो बेटा वी आर गोइंग टू डिस्कस नॉन मेटालिक मिनरल्स। बिफोर इट नॉन मेटालिक मिनरल्स और मेटालिक मिनरल्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं उनमें मेटल होती है, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल में मेटल नहीं होती है। ओके, जो मेटालिक मिनरल है उनमें शाइन होती है और नॉन मेटालिक मिनरल में शाइन नहीं होती। और जो मेटालिक मिनरल्स हैं वो ज्यादातर इग्नियस रॉक में फाउंड होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक में फाउंड होते हैं। मेटालिक मिनरल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये बेसिक डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। मेटालिक में आप आयरन ओर है, कॉपर है, इनका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जबकि नॉन मेटालिक में आप जैसे माइका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइमस्टोन का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ओके, सो दीज आर बेसिक डिफरेंस। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ भी जाते हैं तो आप इजीली उसको कर पाएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट माइका। ओके, माइका इज नॉन मेटालिक मिनरल। जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटालिक मिनरल में क्या होता है। नॉन मेटालिक मिनरल जो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जो एक ऐसा नॉन मेटालिक मिनरल बताइए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जो थिन शीट्स में जिसको स्प्लिट किया जा सकता है, तो कौन सा है वो है आपका माइका। ओके, माइका मेड अप ऑफ ए सीरीज प्लेट्स एंड लीव्स एंड स्प्लिट इनटू थिन शीट्स, जिसको थिन शीट्स में स्प्लिट किया जा सकता है। एंड इट इज डाइइलेक्ट्रिक, इट हैज डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में माइका का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि ये डाइइलेक्ट्रिक, मतलब जो डाइइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जो कितनी भी हाई वोल्टेज हो ये मेल्ट नहीं होगा, ये उसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सो वो क्वालिटीज में है। और इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा और रेजिस्टेंट करेगा। ओके, सो ज्यादातर जो फ्यूज होते हैं उसमें माइका का इस्तेमाल होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फ्यूजेज होते हैं। एंड कैन बी क्लियर, ब्लैक, ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन। इसका जो कलर होता है अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है वेदरिंग कंडीशन पे। ओके, और इसका जो अगर हम एरियाज की बात करें, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसे छोटा नागपुर प्लेटू, नॉर्दर्न फ्लैग जो है छोटा नागपुर का, वहां पे जो माइका है वो पाया जाता है। अजमेर राजस्थान में, नेलोर आंध्र प्रदेश में, एंड कोडरमा गया, हजारीबाग, ये पूरी बेल्ट है बेटा जो कि झारखंड में है। यहाँ पे माइका भी कह देते हैं, मीका भी कह देते हैं माइका को,
कलेक्ट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट, और इसकी जो थिन शीट्स, बहुत ही पतली पतली थिन शीट्स में इसको लेयर में कट किया जा सकता है। मैंने आपको टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, उसमें भी जो ग्लिटरिंग होती है वो माइका की ही होती है। सोचो कितनी थिन शीट्स में इसको कट किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट इसकी जो फॉर्मेशन भी होती है वो भी लेयर से ही होती है। नेक्स्ट इफ यू टॉक अबाउट लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से रिलेटेड 1 मार्क क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो लाइमस्टोन है। ओके, सीमेंट इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है, और ये एक ही आपकी बुक में जो रॉक मिनरल है वो एक ही आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, रॉक मिनरल लाइमस्टोन के बारे में दिया हुआ है। अ रॉक फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, मैंने जैसे बताया था नॉन मेटालिक मिनरल्स ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में फाउंड होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैंगनीज कार्बोनेट प्रॉपर्टीज होने के कारण आपने साइंस में पढ़ा होगा इसके बारे में, तो इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेस ऑफ स्टील प्लांट। स्टील प्लांट में जो ब्लास्ट फर्नेस होती है वो क्या होती है, स्मेल्टिंग की एक प्रोसेस होती है, हीट अप करके आयरन से क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है, अलॉय उसमें मिक्स करके और अलॉय बना के उससे स्टील बनाया जाता है। तो उन इंडस्ट्रीज में भी लाइमस्टोन का इस्तेमाल होता है। और जैसे मैंने बताया बेसिक रॉ मटेरियल है मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट के लिए। ओके, सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम एक और मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि जो इंडस्ट्रीज है किलर इंडस्ट्रीज क्यों है या हजार्डियस क्यों है। ओके, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किस तरह से जो इंडस्ट्री जो माइनिंग है वो हजार्डियस है हेल्थ के लिए, और आपकी बुक में भी दिया हुआ है हजार्ड्स ऑफ माइनिंग, किस तरह से ये हमारी हेल्थ के लिए एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है। सो मैंने आपको बताया है कि हाउ और व्हाई किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, और साथ में अगर सॉल्यूशन भी आ जाए उसका सॉल्यूशन क्या है तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया है। ये आपको सॉल्यूशन देना है कि इस तरह से जो हजार्डियसनेस है, जो किसी भी तरह की इंजरीज माइंड्स में होती है, तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए इस तरह से हम मेजर अगर करेंगे, स्टेप्स लेंगे तो उसको क्योर किया जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू अबाउट किस तरह से इंडस्ट्रीज जो है वो हजार्डियस है। सो नो नेचुरल लाइट इनसाइड, कोई भी माइनिंग होती है तो बहुत नीचे तक उसमें टनल होती है या उसमें बहुत नीचे जाके काम करना पड़ता है, तो उसमें लाइट्स की प्रॉपर एक फैसिलिटी नहीं होती, तो इस वजह से जो काम करना है, वर्किंग कंडीशन है वो बहुत ही मुश्किल होती है। ओके, और बहुत बार ऐसा होता है रिस्क टू लाइफ ड्यू टू कोलैप्स ऑफ रूफ्स, और यहाँ मैंने वाटर और फायर लिखा है, तो ये पॉइंट क्या है, कई बार क्या होता है रूफ जो होती है माइन की उसके कोलैप्स होने का डर रहता है, और होती भी है, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा पानी जब आ जाता है, बारिश का वाटर फ्लो बहुत ज्यादा होता है तो पानी भर जाता है माइंस में, और कई बार फायर भी, अगर उसमें कोल इंडस्ट्री है तो आग लगने का भी कई बार खतरा होता है, डर होता है, तो ये रिस्क टू लाइफ है, लाइफ के लिए बहुत रिस्की है। स्लरी फॉर्म माइंस, स्लरी फ्रॉम माइन, स्लरी का मतलब होता है वेस्ट, जो भी माइन का वेस्ट मटेरियल होता है अगर हम किसी लैंड पे उसको डाल देंगे या किसी भी एरिया में उसको डाल देंगे तो वो उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, और वो एरिया बिल्कुल खराब हो जाएगा, तो एनवायरनमेंट के लिए भी ये हजार्डियस है। और बहुत सारे जो माइनर्स काम करते हैं तो उन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड उनको बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं, तो कोज रेस्पिरेटरी डिजीज एंड पल्मोनरी डिसऑर्डर्स टू माइनर्स, तो उनको भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कई बार इस तरह की डिजीज लग जाती है जो जिनकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये माइंस की वजह से, इसीलिए माइंस को किलर इंडस्ट्रीज भी बोला जाता है। अब किलर इंडस्ट्री को अगर सॉल्यूशन क्या है कि हम कौन सा सॉल्यूशन है टू अवॉइड बिकमिंग किलर इंडस्ट्री। ओके, माइंस को किलर इंडस्ट्री बनाने से रोकने के लिए कौन से सॉल्यूशन है जो हमें करने चाहिए। इसमें जो एनवायरमेंट लॉ है बेटा, एनवायरमेंटल लॉ क्या होते हैं कि किसी भी तरह से एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर किसी की वजह से या किसी भी तरह से नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है उसको जवाब देना पड़ेगा। ओके, आपको याद होगा भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, तो उसके बाद एनवायरमेंट लॉ को स्ट्रिक्ट बनाया गया था हालांकि, लेकिन माइंस के लिए इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने की जरूरत है बाय अडॉप्टिंग stricter safety regulations and implementation of environmental laws। इस तरह के लॉज बनाए जाएं जो कि एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हो, या कोई भी जो इलीगल माइनिंग जो होती है, जैसे रेड होल माइनिंग आज भी होती है, आज भी इलीगल तरीके से माइनिंग की जाती है और उसमें से जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे रोक लगानी चाहिए। जो वर्कर्स है वहां पे, जो माइनर्स है, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेप लेने चाहिए
और उनकी हेल्थ का भी बार बार चेकअप होना चाहिए। साथ में उनकी जो माइंस है उनकी प्रॉपरली जांच होनी चाहिए, एग्जामिन होनी चाहिए, एग्जामिन उनको करना चाहिए गवर्नमेंट को कि किसी भी कंडीशन में उनमें किसी तरह की हजार्डियसनेस ना हो, ताकि जो लाइफ है लोगों की उनको नुकसान ना हो। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हजार्डियस इंडस्ट्रीज है या किस तरह से हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए ये नुकसानदायक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, नाउ अभी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो मिनरल्स उनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। ये भी एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो बेटा मिनरल्स बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है। हम सब कहते हैं कि हमारे जो मिनरल्स हैं उन्हें हम सस्टेनेबल उनका यूज हमें सस्टेनेबल करना चाहिए, और बहुत से ऐसे अभियान भी चलाए जाते हैं कि किस तरह से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। जैसे वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर कंजर्वेशन के भी बहुत सारे प्लान होते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के भी प्लान होते हैं। ऑफ कोर्स मिनरल की भी हम बात कर रहे हैं, मिनरल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो मिनरल्स का जो एक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मिनरल्स की कंजर्वेशन है, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व मिनरल्स, मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत क्यों है। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश की है कि क्यों हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है और किस तरह से हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट इज 1% ऑफ अर्थ क्रस्ट। किसी भी चीज की जब क्वांटिटी कम होती है और डिमांड ज्यादा होती है तो उस चीज को बचा के रखने में ही बेनिफिट है। तो इसकी क्वांटिटी कम है, हमारा काम हालांकि मिनरल से चल रहा है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है, तो हमें मिनरल्स बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज नहीं करने चाहिए। सेकेंडली, रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू बी क्रिएटेड एंड कंसंट्रेटेड। तो मिनरल्स जो बनते हैं अर्थ में, पहले ही मैंने बताया था कि मिनरल्स को बनने में सालों लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। तो इसको बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए अगर हम आज उसको कंज्यूम कर लेंगे, बहुत सारे मिनरल्स हैं जो खत्म हो जाएंगे, तो आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे पास मिनरल्स नहीं बचेंगे। और तीसरा पॉइंट है रेट ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज लेस देन कंजम्पशन। हम जिस तरीके से जितनी स्पीड से, क्योंकि आज से अगर 100-150 साल पहले की बात करें तो मिनरल्स कोल एक्सेसिवली यूज होता था। ऑफकोर्स कोल पहले से यूज हो रहा है। अगर हम बाकी मिनरल्स की बात करें तो बहुत धीरे धीरे इनका यूज अब 100-150-200 सालों से ज्यादा होने लगा है। सो अगर हम उनको कंज्यूम, जिस स्पीड से हम कंज्यूम कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो बन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये 3 मेन पॉइंट्स है जिनकी वजह से हमें मिनरल्स को कंजर्व करने की जरूरत है। पहला पॉइंट कि जो अर्थ क्रस्ट पे इसका जो डिपॉजिट है वो बहुत ही कम है। सेकंड पॉइंट, इसको बनने में इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। थर्ड पॉइंट, जो फॉर्मेशन की जो एक रेट है, रेट ऑफ मिनरल फॉर्मेशन इज लेस देन कंजम्पशन। ओके, अब इसको कैसे हम मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं, स्टेप क्या क्या होने चाहिए। सो सबसे पहले तो शुड बी यूज्ड इन प्लांट एंड सस्टेनेबल मैनर। जो भी चीज है, अगर हम जो भी मिनरल्स यूज कर रहे हैं उसको प्लांट मैनर में हम यूज करें। अगर प्लांट मैनर में हम यूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हम उनको कुछ हद तक सेव कर पाएंगे। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी शुड बी डेवलप्ड टू यूज लोअर ग्रेड मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल ऐसे होते हैं जो आज बहुत एक्सेसिवली यूज नहीं होते, जिनको हम यूज नहीं करते क्योंकि वो उन मिनरल्स की, जिनकी जो हाई ग्रेड मिनरल्स है उनकी जगह नहीं ले पाते हैं। तो हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए कि जो हाई ग्रेड मिनरल्स हैं उस तरह से, जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हम जो लेस ग्रेड या लोअर ग्रेड मिनरल्स हैं उनको भी हम यूजेबल बना सके। ओके, एंड थर्ड इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल्स शुड बी रिसाइकल्ड। मेटल्स को रिसाइकल किया जाना चाहिए क्योंकि मेटल बहुत जल्दी रेस्टोर नहीं होती है, तो उसको रिसाइकल करके भी हम यूज कर सकते हैं। एक आप इसको अलग से सेपरेट पॉइंट भी बना सकते हैं। अल्टरनेटिव मिनरल्स शुड बी यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हम एनर्जी रिसोर्स की बात करें तो थर्मल पावर की बजाय हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर की बजाय हम सोलर एनर्जी यूज कर सकते हैं। सो अल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से जो मिनरल्स है उनको कंजर्व किया जा सके। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी रिसोर्सेज स्टार्ट करेंगे। सो आपके लिए एक कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बालाघाट माइंस आर फेमस फॉर विच मिनरल। बालाघाट माइंस में कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है या कौन सा मिनरल वहां पे पाया जाता है। सो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, और अच्छे से आपको ये वीडियो देखना है, समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइए। एंड थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे अहेड।